संकेत जो उनके पुत्र है उनसे मेरी बात हुई, अभी उनकी धर्मपत्नी जी से मेरी बात हुई। हम ऐसे वीर केवल दुनिया में विरले होते हैं, ऐसे वीर और साहसिक परिवार। तो मैं नमन करता हूँ पुनः उनकी धर्मपत्नी को, उनके बेटे को, बहू को, सबको नमन करता हूँ। हम लोगों ने 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता परिवार को दी है। वो परिवार के बैंक खाते में मेरे आने से आधा घंटा पहले आ चुका है। उनके खाते में वो 30 लाख रुपए जाने के बाद और भी लोगों से मैं अपील करूंगा कि परिवार की सहायता करें। कोशिश करेंगे कि और सहायता परिवार के पास आए। कानूनी मदद, देश में कोई भी वकील की आवश्यकता पड़ेगी जांच के लिए, न्याय के लिए, हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं। एक संकल्प हम लोगों ने लिया है कि जिहादी हिंसा से पीड़ित किसी भी हिंदू के परिवार को ना कमजोर पड़ने देंगे और ना अकेला पड़ने देंगे, क्योंकि उनका एजेंडा केवल एक है, दहशत फैलाना, आतंक फैलाना। एक को मारो और 1 लाख को डराओ। तो छल से, झूठ से, धोखे से वो मार तो सकते हैं लेकिन डरा नहीं सकते। डरेंगे नहीं, ना डरा सकते और ना हरा सकते। तो ये संकल्प लेके हम लोग पूरे देश में कहीं भी ऐसा कोई पीड़ित परिवार होगा उसके साथ सारे दुनिया का हिंदू समाज खड़ा हुआ है। ये हम लोग संदेश देना चाहते हैं उन सबको जो आतंक फैला रहे हैं। अमरावती को लेकर एक खास बात है कि ऐसा लग रहा है कि अमरावती को एक्सपेरिमेंट का ग्राउंड बनाया जा रहा है जिहादियों के द्वारा, इस्लामिक टेररिस्ट के द्वारा कोई यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। ये प्रयोग अभी अचानक नहीं हुआ। उमेश कोले जी के मामले में ये 12 नवंबर को जो इधर हुआ घटनाक्रम, रजा अकेडमी के नाम पे जो कार्यक्रम हुआ, जिस प्रकार का आतंक यहाँ पे गलियों में, सड़कों में, शहरों में, बाजारों में फैलाने का कोशिश किया गया, अगर उस वक्त अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा होता तो शायद उमेश कोले जी हमारे बीच में जीवित होते। लेकिन ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के जो कमिश्नर साहब है, यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है, कभी अपने दिल में भी झांक के देखना, अपनी अंतरात्मा में भी झांक के देखना। सरकारें आएगी जाएंगी, बदलेंगी, लेकिन आप अगर आतंक को छुपाओगे, दहशत को छुपाओगे, टेररिज्म को छुपाओगे, तो उसका कीमत ऐसे बेगुनाह लोगों को चुकाना पड़ेगा, निर्दोष लोगों को चुकाना पड़ेगा, ये आपके हमारा परिवार को चुकाना पड़ेगा। तो देश में भी सभी पुलिस अधिकारियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकारों के दबाव में आतंकवादियों को बचाने का काम मत करो। अमरावती ये सबक है। इधर पुलिस एक तरह से बिछ गई थी सरकार के दबाव में आतंकवादियों के सामने, ऐसा नहीं होना चाहिए। उमेश कोले जी के परिवार को पुनः नमन करता हूँ। एक बार फिर से ये कहता हूँ कि ऐसे किसी भी परिवार को ना कमजोर पड़ने देंगे, ना अकेला पड़ने देंगे। और भी लोगों को धमकियां मिल रही हैं देश में, अमरावती में धमकियां मिल रही है और लोगों को उदयपुर में धमकी मिल रही। मेरे को भी कुछ लोगों ने धमकी भेजने की कोशिश की। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका जो एजेंडा है दहशत का, ये एजेंडा भारत की भूमि में कभी नहीं चल सकता। इस देश में जब जब भी आतंक जिहाद आया है, पराजित होकर गया है। उमेश कोले जी जैसे बलिदान के बाद परिवार का साहस, समाज का साहस और समाज की एकता ने हमेशा जिहाद को हराया है। एक बार फिर से हराकर ही वापस भेजेंगे, ये निश्चित है। सर मुझे बोलिए कि देखिए, लोग दहशत में, पुलिस अपना काम कर रही है, बजरंग दल या हिंदू संगठन जो है वो ऐसे कुछ शख्स को क्या सिक्योरिटी देंगे, क्या उनके हौसला अफजाई बढ़ाएंगे? ऐसा कुछ हो सकता है या कर रहे हैं? नहीं, पुलिस अपना काम नहीं कर रही थी, वरना NIA की जरूरत नहीं पड़ती। पुलिस अपना काम अब शायद करे, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बाद पुलिस काम करे, ये तो पुलिस का धर्म नहीं है। तो मैं तो अमरावती के पुलिस के ऊपर तो सवाल है, और हम ये उम्मीद करेंगे देश में बाकी जगह की पुलिस ऐसा नहीं करे जो अमरावती की पुलिस ने किया। सरकार नहीं बदलती तो शायद ये कभी सत्य सामने ही नहीं आ पाता। दुखद है। कपिल जी, देश भर में जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देश में एक ऐसा समाज, एक ऐसा वर्ग जो कि सुबह से लेकर रात तक इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, ऐसा एक एजेंडा चला रहा है। इसमें देश के बहुत बड़े बड़े पत्रकार और देश के बहुत बड़े बड़े नेता शामिल हैं। इनका जो 24 घंटे का ये झूठा एजेंडा है, वो पत्रकार, वो नेता ऐसी सभी हत्याओं के जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। वो झूठे एजेंडे के माध्यम से इस प्रकार का टेरर रिक्रूटमेंट, ISIS का रिक्रूटमेंट भारत में हो, अलकायदा का रिक्रूटमेंट भारत में हो, ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं। और उसके बाद ये जिहादी हत्याएं हो रही हैं। मारने वाला तो कठपुतली है,
लेकिन पीछे जो बैठा है वो नेता बैठा है और वो पत्रकार बैठा है, वो वकील बैठा है, जो कि रोज सुबह से लेकर रात तक इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में है का ये जो एजेंडा देश में चलाया जा रहा है। वो सब नेताओं के नाम आप सबको मालूम है, वो पत्रकारों के नाम आप सबको मालूम है। उमेश कोले जी, कन्हैया लाल जी, इन सब के खून से इन नेताओं का हाथ रंगा हुआ है, ये मैं कहना चाहता हूँ। पीएफआई का कनेक्शन भी इस मामले में निकल के सामने आया है। एनआईए ने कल दो शख्स को पीएफआई के आंसर मंगलों से पूछताछ की गई है। तो पीएफआई का कनेक्शन आता है, जैसे कानपुर का वाली था या अन्य पहले घटनाएं जो ईडी ने तकरीबन 30 अकाउंट सीज किए थे, और ये कनेक्शन में भी पीएफआई का है, क्या आपको लग रहा है? देखिए, पीएफआई और रजा एकेडमी, अभी महाराष्ट्र में रजा एकेडमी के रोल को इग्नोर नहीं कर सकते। पीएफआई, रजा एकेडमी और इनके पीछे चाहे वो जमीयत उलेमा हिंद जो बाद में आतंकवादियों का केस लड़ने के लिए खड़ा होती है, ये सबका भूमिका जांच के लायक है, संदिग्ध भूमिका है। और मुझे लगता है कि सिम्मी की नाजायज औलाद का नाम है पीएफआई। पीएफआई कोई ऐसे अचानक हवा में पैदा नहीं हुआ, सिम्मी की नाजायज औलाद, उसका नाम ही पीएफआई है। और समय आ गया है देश में पीएफआई के पीछे जो लोग खड़े हैं वो जेल के भीतर जाने चाहिए। सर बैन होना चाहिए, इसके लिए क्या डेफिनेटली बैन होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के सबूत सामने आ रहे हैं, सिमी की तरह ही हश्र होगा पीएफआई का। सर, हिंदू संगठनाएं संरक्षण देंगी खुद होकर, क्योंकि पुलिस भी तो इतनी नहीं है, हर सरकार किसी की भी आएगी तो हर किसी को संरक्षण, लेकिन ये हिंदू संगठनाएं सामने आकर हौसला अफजाई करेंगे, हिम्मत बढ़ाएंगे और धारक बढ़ाएंगे। उधर ही बैठे हुए हैं हम लोग। मेरे को लगता है ये एक उदाहरण है कि हम सब लोग एक साथ हैं। ठीक, थैंक यू।